हेलो फार्मा स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मजे में। जैसा आप लोग को पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकंड ईयर का सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी। और फार्माकोलॉजी हमने पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट किया था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इसका चैप्टर नंबर सेकंड से। तो इसको हम कई 2-3 हो सकता है 3-4 पार्ट में लेके आए, अलग अलग पार्ट में लेके आएंगे, क्योंकि ये चैप्टर आपका थोड़ा लॉन्ग होने वाला है। तो इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है देख लीजिएगा। हमको वे दवाओं के बारे में पढ़ना है जो आपकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ऊपर काम करते हैं, यानी ड्रग एक्टिंग ऑन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये हमारा मेन जो है चैप्टर का नाम है। इसमें हमको पढ़ना क्या है, इन्वॉल्व इन द न्यूरो हार्मोनल ट्रांसमिशन, मतलब किसी भी हार्मोन का, जो भी हार्मोन होते हैं वो कैसे ट्रांसमिट करते हैं बॉडी में, उनके बारे में पढ़ना है। और डिफिनीशन पढ़ना है, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, ड्रग डोज, और उसके बाद इंडिकेशन, कंट्रा इंडिकेशन, किसका किसका पढ़ना है, इन सब का किसका किसका पढ़ना है, इन सब का। कोलिनर्जिक, एंटी कोलिनर्जिक, एड्रीनर्जिक, एंटी एड्रीनर्जिक, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, ड्रग यूज्ड इन माइस्थेनिया ग्रेविस एंड लोकल एनेस्थेसिया और एनसेड के बारे में, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के बारे में। क्लियर, ये हमारे सब टॉपिक होने वाले हैं। आज के हम क्लास में हम इतना कवर करेंगे। आपको इस स्टेप इन्वॉल्व जो न्यूरो हार्मोनल मैकेनिज्म होता है इसके बारे में समझेंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में समझेंगे, और पढ़ेंगे कोलिनर्जिक और एंटी कोलिनर्जिक, 2 दवाओं के बारे में आज हम समझेंगे। क्लियर, तो बिना किसी देरी के चलिए हम चलते अपने लेक्चर की तरफ। देखिए, ड्रग एक्टिंग ऑन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, हमको पता है हमारी बॉडी में 2 टाइप के नर्वस सिस्टम होते हैं। एक होता है सीएनएस, एक होता है पीएनएस। सीएनएस मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो हमारी बॉडी, जिसको हम अपने इच्छा अनुसार क्या होते हैं कंट्रोल करते हैं। और एक होता है पीएनएस। पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो हमारी बॉडी के जो भी ऑर्गन है जो कि पेरिफेरल साइड पे है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन से ना होकर पेरिफेरल साइड से है, और उसको कंट्रोल करने वाले 2 होते हैं। और हमको पता है वो 2 कौन से होते हैं, आपने पढ़े होंगे वो 2 जो होते हैं। एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक, और दूसरा क्या हो जाता है हमारा, एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है और दूसरा हमारा इसमें है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। क्लियर, तो एक ऑटोनॉमिक, एक होता है सोमैटिक। सोमैटिक नर्वस सिस्टम वो होंगे जिसको हम अपनी इच्छा अनुसार कंट्रोल करेंगे। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो होंगे जिनको हम अपनी स्वेच्छानुसार कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल दें, जब आप खाना खाते हैं, जो भोजन आपके पेट में जाता है, तो क्या आप अपनी इच्छा अनुसार करते हैं कि नहीं हमको अभी डाइजेस्ट नहीं कराना है, अभी आप वहीं पड़े रहिए, बाद में डाइजेस्ट करवाएंगे? ऐसा तो नहीं होता है। यानी कहने का मतलब है वो कौन सी काम करेंगी, वो करेंगी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। क्लियर, सोमैटिक क्या है, आप अपना हाथ उठाना चाहते हैं, नहीं उठाना चाहते हैं, जिसको स्केलेटल मसल को जो कंट्रोल करते हैं वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। क्लियर, अब चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पढ़िएगा, सीएनएस क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपको सबको पता होगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी होती है, इन दोनों को शामिल किया जाता है। किसमें, सीएनएस में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को शामिल किया जाता है। सीएनएस शरीर का मुख्य नियंत्रण केंद्र है। ये हमारी शरीर का क्या करता है, नियंत्रण करता है, हमारे शरीर को क्या करेगा, कंट्रोल करता है, जो सभी नर्वस सिस्टम एक्टिविटी को रिसीव, प्रोसेस और रेगुलेट करते हैं। यानी वो कैसे काम करेंगे, उनको उसकी नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को रिसीव करेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसको भेजने में मदद करेंगी, उनको रेगुलेट कराता है कौन, हमारा सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यह सेंसरी इन्फॉर्मेशन को समझकर एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स तैयार करता है। जो भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन है, मान लीजिए आपको कोई चुटकी काट रहा है, तो वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन है, चुटकी, आपको दर्द होगा, आपके ब्रेन तक वो सिग्नल पहुंचा, और आप क्या करेंगे, वहां से हाथ खींच लेंगे, कमजोर होगा तो 2 झापड़ उसको मार देंगे। क्लियर, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, रिस्पॉन्स देता है। कौन देगा, ये देता है हमारा सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम देता है। आगे बात करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो आपका सब्जेक्ट चैप्टर का नाम है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में वे सभी नर्व शामिल होते हैं जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलकर शरीर के विभिन्न भागों तक जाती हैं। यानी ब्रेन से लेकर के स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, उससे अटैच जितनी भी नर्व हैं, जो बॉडी के अलग अलग पार्ट में जाते हैं, जो हाथ में जा रहे हैं, पैर में जा रहे हैं, जो अलग अलग पार्ट में जा रहे हैं, वो सबको हम क्या बोलेंगे, उन सबको हम बोलेंगे पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्लियर, सीएनएस में 2 चीजें होती हैं, ब्रेन होता है कि स्पाइनल कॉर्ड, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी हुई जितनी भी नर्व होती हैं, वो नर्व हम किस में पढ़ते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। क्लियर, देखिए जो पीएनएस और सीएनएस है, बॉडी पार्ट के बीच में कम्युनिकेशन नेटवर्क का कार्य करते हैं। ये बॉडी में के अंदर क्या करेंगे, कम्युनिकेशन मतलब एक दूसरे से बातचीत होती है। तो मतलब ये नर्व या सिग्नल के थ्रू एक दूसरे से क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। सीएनएस कि आदेश कमांड को लेकर मसल ऑर्गन तक पहुंचाता है और सेंसरी इन्फॉर्मेशन वापस सीएनएस तक लाता है। यह क्या करते हैं, सीएनएस से यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो भी कमांड, जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी माइंड, जो भी ब्रेन,
जो भी चीज़ें देता है, ये सिग्नल देता है, प्रोवाइड करता है चीज़ें तुमको करना है, वो क्या करेंगे, वो ले जाएंगे मसल्स तक, और मसल्स जो भी रिस्पॉन्ड करेगा, जो भी सिग्नल होगा, उस सिग्नल को कहाँ ले आएंगे, हमारे ब्रेन तक। देखिए दो चीज़ें, जब ब्रेन से कोई भी सिग्नल मसल्स की तरफ जाती है तो उसे हम बोलते हैं, को जो न्यूरॉन ले जाते हैं उस न्यूरॉन को बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। क्लियर। और जो हमारे मसल से जो ब्रेन तक जो सिग्नल जो हमको सेंस पर पहुंचवाता है उसको हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। क्लियर। ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो भाग, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे क्या होते हैं, गैंग्लियन होते हैं, नर्व होते हैं। यही किससे अटैच होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से या ब्रेन से अटैच हो सकते हैं। ये देखिए जो छोटे छोटे ये सब दिख रहे हैं, ये सब क्या है, ये हमारे गैंग्लियन है या नर्व हैं। क्लियर। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आगे बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है इसका दो क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। एक देखने को मिलेगा सोमैटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा देखने को मिलेगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। पहले की बात करेंगे सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम वह पीएनएस का वह भाग होता है जो वॉल्यूमेंट्री एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो हम अपने स्वेच्छानुसार कंट्रोल कर सकें। हम चाहते हैं कि हम अपना हाथ उठाएं, हम चाहते हैं कि हम डोले, हम चाहते हैं कि हम किसी को पकड़ें, तो ये एक्टिविटी जो हम स्वेच्छानुसार कर सकते हैं, उस एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए जो भी नर्वस सिस्टम काम करते हैं उनको बोलते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अर्थात ये क्रियाएं हमारी इच्छा से होती हैं। इसमें मुख्य विशेषताएं क्या है, ये स्केलेटल मसल को कंट्रोल करती है। स्केलेटल मसल आपको सबको पता है, वे मसल्स होती हैं जो हमारे स्वेच्छानुसार उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे हाथ की, पैर की, ये सब मसल्स। क्लियर। और इसमें सेंसरी न्यूरॉन या मोटर न्यूरॉन पाए जाते हैं। सेंसरी न्यूरॉन क्या होते हैं, हम बता दिए हैं कि जो सिग्नल जो मसल्स से ब्रेन तक जो सिग्नल ले जाता है जो न्यूरॉन, उसको बोल देंगे सेंसरी न्यूरॉन। और जो ब्रेन से जो मसल्स को जो सिग्नल देगा उसे बोलेंगे मोटर न्यूरॉन। क्लियर। और बायो ट्रांसफॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन बॉडी से इंफॉर्मेशन लेकर सीएनएस तक पहुंचाते हैं, और मोटर न्यूरॉन क्या करेंगे, सीएनएस से आदेश लेकर मसल्स तक पहुंचाएंगे। क्लियर। ये चीज़ इसमें देखने को मिलती है। जैसे उदाहरण की बात करेंगे, चलना, लिखना, हाथ उठाना, बैठना, ये सब क्रियाएं जो होती हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। आगे बात करेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वह पीएनएस का वह भाग होता है यह जो इनवॉलंटरी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को कंट्रोल करती है, यानी ऐसी प्रोसेस जिसको हम अपने स्वेच्छानुसार कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, तो इसको कंट्रोल करने के लिए जो न्यूरॉन जो काम करते हैं उसे बोलेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। यानी यह क्रियाएं हमारी इच्छा के बिना स्वतः होती हैं, यानी अपने आप हो गए, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। मुख्य कार्य क्या, हार्ट रेट को नियंत्रित करना। हार्ट रेट को हम कंट्रोल कर सकते हैं क्या, कि हमारा हार्ट रेट का स्लो हो जाए, हमारा हार्ट रेट तेज हो जाए, आप कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। दूसरा ब्लड प्रेशर, आपका ब्लड प्रेशर कैसा होगा तो उसको भी आप कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। दूसरा डाइजेशन, आपका भोजन कैसे पचेगा उसको भी आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अगला ग्लैंड की एक्टिविटी को रेगुलेट करना, यानी कि आपकी ग्लैंड जो सिक्रेट करती है, जो एंजाइम, विटामिन जो भी रिलीज करते हैं हार्मोन, उनको आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे कि ये सिक्रेट हो या ना हो, ये सब चीज़ें आप अपने स्वेच्छानुसार नहीं कर सकेंगे। विशेषता क्या, एएनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम शरीर की इंटीग्रल बैलेंस होमियोस्टेटिस बनाए रखने में मदद करती है। हमारी बॉडी की जो इंटरनल जो भी क्रियाएं होती है, जैसे पीएच हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सब चीज़ों को बना के बैलेंस करके रखने के लिए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या करती है, काम करती है, हेल्प करती है। इसमें भी देखिए सोमैटिक नर्वस सिस्टम में हमने इसको आपको डिफरेंस के बेसिस पे दे दिया है कि हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो देखिए जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो मसल्स हैं, क्या स्केलेटल मसल्स हैं, क्या है, स्केलेटल मसल्स हैं। जबकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या है, स्मूथ मसल्स हैं। क्लियर। स्मूथ मसल्स के द्वारा जो भी इसको कंट्रोल किया जाता है, और जबकि इसमें क्या हो रहा था, इसमें स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल किया जाता है। अगर आपको स्ट्रक्चर याद है मसल्स का तो आपको दिख रहा होगा कि हमारा कौन सा मसल्स स्ट्रक्चर है, स्केलेटल मसल का। क्लियर। आगे बात करिएगा न्यूरोट्रांसमीटर, इसका जो सेकंड टॉपिक था न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं वो सब देखिए। न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल होते हैं, क्या होते हैं, केमिकल, यानी दो न्यूरॉन के बीच में एक केमिकल होते हैं, जिससे एक न्यूरॉन इस केमिकल को रिलीज करता है, दूसरे न्यूरॉन इस केमिकल को पहचानता है, और दूसरा न्यूरॉन इस केमिकल को पहचानने के बाद उस इंफॉर्मेशन को आगे की तरफ क्या करता है, ट्रांसफर करता है। फिर वही न्यूरॉन फिर पीछे से क्या करेगा, उस केमिकल को रिलीज करेगा, और दूसरा फिर अगला जो न्यूरॉन उससे अटैच होगा वो उस इन्फॉर्मेशन को पहचानेगा, वो क्या करेगा, आगे उसको ट्रांसमिट करेगा। क्लियर। तो न्यूरोट्रांसमीटर वे स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो नर्व सेल और इफेक्टर सेल ऑर्गन के बीच में कम्युनिकेट
कराते हैं। कम्युनिकेट मतलब उनमें बातचीत कराते हैं, यानी एक न्यूरॉन क्या किया, मैसेज भेजा, दूसरा न्यूरॉन पकड़ा, उसको कैच किया, उससे उस मैसेज को रीड किया, फिर उस मैसेज को आगे की तरफ क्या किया, भेज दिया। क्लियर। तो ये क्या करा रहे हैं, कम्युनिकेट करवा रहे हैं, यानी ये दो न्यूरॉन के बीच में क्या करेंगे, बातचीत करवाने का काम करते हैं। कौन, न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल नर्व इंपल्स को केमिकली सिग्नल के रूप में आगे बढ़ाते हैं। किसके रूप में, केमिकल सिग्नल के रूप में। उदाहरण के लिए बात करेंगे तो न्यूरोट्रांसमीटर में आप एसिटाइलकोलिन लिख सकते हैं, नॉन एड्रेनालिन, डोपामिन, ये सब इत्यादि लिख सकते हैं, जो कि क्या होते हैं, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। स्टेप इन्वॉल्व इन न्यूरो हार्मोनल ट्रांसमिशन। कौन कौन सा स्टेप है, जैसा हमने आपके शुरुआती में बात किया था, हमको इसमें पढ़ना है न्यूरो हार्मोनल ट्रांसमिशन के बारे में। देखिए सबसे पहले क्या होगा, इनिशिएशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड एक्सोनॉर्मल कंडीशन, एक्सोनॉर्मल कंडक्शन। जब न्यूरॉन को स्टिमुलेट मिलता है, जब न्यूरॉन को कोई चीज़ें स्टिमुलेट मिलते हैं, यानी उसको कोई एक स्टिमुलाई मिल गई, जैसे मतलब उसको कोई सिग्नल दे दिया, ठीक, तब उसमें एक्शन पोटेंशियल उत्पन्न होता है। एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, आप सबको पता होगा, सोडियम आयन पोटेशियम आयन के डिफरेंस, यानी उसमें एबनॉर्मलिटी होने के कारण उसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिग्नल बोलते हैं। क्लियर। यह इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एक्सॉन के माध्यम से आगे की ओर ट्रेवल करता है। जब आप न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखे होंगे, आप न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखे होंगे, कुछ इस प्रकार से दिखता है। क्लियर, कुछ इस प्रकार से दिखता है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या होंगे, ये क्या होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं, ये क्या होंगे, एक्सॉन होते हैं। तो जो इम्पल्स होता है तो कहाँ से जाता है, एक्सॉन की तरफ से, यानी यहाँ से आगे बढ़ेगा, फिर आगे वाला डेंड्राइट उसको कैच करेगा, फिर उसके आगे बढ़ेगा, इस तरीके से होता है। देखिए, अराइवल ऑफ एक्शन पोटेंशियल एट नर्व टर्मिनल एंड रिलीज ऑफ ट्रांसमीटर का दूसरा चीज़ इसमें क्या होंगी, एक्शन पोटेंशियल जब नर्व टर्मिनल पर पहुंचता है तब सिंपैथेटिक वेसिकल से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। जो नर्व इसके अंत में है, कौन नर्व में अंत में है, एक्सॉन। एक्सॉन वाले पार्ट में क्या होता है, वह साइकिल्स होते हैं। क्या होते हैं, सिनेप्टिक व साइकिल्स, जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर जाके भर जाता है और फिर वहां से क्या हो जाएंगे, रिलीज करेंगे। जब वो रिलीज करेंगे तो जो अगला न्यूरॉन है उसको कैप्चर करेगा। देखिए, इवेंट एट द सिनेप्टिक क्लेफ्ट एंड पोस्ट जंक्शनल साइट, रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्टिक क्लेफ्ट को पार करके पोस्ट जंक्शनल रिसेप्टर से बाइंड कर सकता है, जो अगला न्यूरॉन है उससे बाइंड करेगा। इसे इफेक्टर ऑर्गन में रिस्पॉन्ड उत्पन्न करता है, जिससे इफेक्टर जो भी ऑर्गन जिसमें हमको वो क्रिया दिखाना होता है, जो वो कंडीशन हमको प्राप्त करवाना होता है ऑर्गन मसल्स में या स्मूथ मसल्स में, वो चीज़ें उनमें देखने को मिलती है। क्लियर। अगला है टर्मिनेशन ऑफ इफेक्टर ऑफ रिलीज ट्रांसमीटर। देखिए, न्यूरो ट्रांसमीटर का इफेक्टर समाप्त करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, टर्मिनेशन का देते हैं, यानी हम उसको सिग्नल देते हैं कि अब इस जो सिग्नल का जो कम्युनिकेट हो रहा है अब इसको रोक दिया जाए। तो इसलिए उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, एंजाइम डिग्रेशन कराते हैं, मतलब उसकी एंजाइम क्या करेंगे, डिग्रेड करा देंगे। या रीअपटेक इनटू नर्व एंडिंग, यानी उसके नर्व एंडिंग पे क्या करेंगे, उस सिग्नल को रीअपटेक करवा लेंगे। या डिफ्यूजन अवे फ्रॉम द सिनेप्स, या सिनेप्स के अवे विपरीत दिशा में उसको क्या करेंगे, उसको डिफ्यूज करवा देंगे। यह स्टेप बहुत जरूरी है ताकि कंटिन्यूस स्टिमुलेशन ना हो। अब अगर यह स्टेप नहीं करेंगे, टर्मिनेशन नहीं करेंगे, तो लगातार सिग्नल ट्रांसफर होता रहेगा। अब लगातार सिग्नल ट्रांसफर हो रहा है तो बंद नहीं होगा, इसलिए उसका टर्मिनेशन करना बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि अगर आप उसको टर्मिनेशन नहीं करेंगे, उसको रोकेंगे नहीं, तो लगातार क्या होगा, सिग्नल उसमें कंटिन्यू फ्लो होता रहेगा। क्लियर। देखिए, आपको कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार का देखिएगा, आपको आप समझ में आ जाएगा। सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, ये जो आपका ये एक न्यूरॉन का एंडिंग है, न्यूरॉन का क्या है, एंडिंग, इसको एक्सॉन बोलेंगे। और ये हमारा क्या है, रिसेप्टर। रिसेप्टर मतलब ये हमारे मसल्स के हो सकते हैं, या हो सकता है यहाँ पे कोई दूसरा न्यूरॉन ही हो। क्लियर। जरूरी नहीं है मसल्स हो, मसल्स के रिसेप्टर हो, यहाँ पे दूसरे न्यूरॉन भी हो सकते हैं। क्लियर। तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, इसमें एक सिनेप्टिक, देखिए इसमें भरा हुआ है सब न्यूरोट्रांसमीटर। पहले इस स्टेप में क्या होता है, ये ऊपर से न्यूरोट्रांसमीटर को लेके आता है, सॉरी, देखिए एक पहले स्टेप में क्या होता है, ऊपर से न्यूरोट्रांसमीटर को लेके आता है। तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेंगे, यहाँ पे भरे हुए रहेंगे और ये आके इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट में ये जाके क्या करेंगे, ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ओपन। जैसे ही ओपन हो जाते हैं, जैसे ही सिनेप्टिक क्लेफ्ट में ओपन हो जाते हैं, तो न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे रिलीज हो जाएगा और इफेक्टर जो रिसेप्टर हैं, वो रिसेप्टर इसको पहचानेंगे और पहचानने के बाद जो भी सिग्नल है उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, काम करना शुरू कर देंगे। क्लियर। आगे हम बात करेंगे कोलिनर्जिक ड्रग के बारे में। जैसे हमने बात किया था, कोलिनर्जिक ड्रग के बारे में बात करेंगे। कोलिनर्जिक ड्रग क्या होते हैं, वो सब चीज़ ये देखिए। कोलिनर्जिक ड्रग वे ड्रग होते हैं जो एसिटाइलकोलिन की तरह कार्य करते हैं और उसके इफेक्ट को बढ़ाते हैं। एसिटाइलकोलिन क्या होते हैं, अभी इसके बारे में अभी समझ लीजिएगा। एक प्रकार का क्या है, आपका न्यूरोट्रांसमीटर है, ऑलरेडी हमने ऊपर एग्जाम्पल में देख लिया है।
क्लियर, एसिटाइलकोलिन, एड्रेनालिन, डोपामिन, ये सब अभी हमने एग्जांपल में देखा था। तो कोलिनर्जिक ड्रग वे ड्रग होती हैं जो एसिटाइलकोलिन की तरह बिहेव करती हैं। देखिए क्लियर है, कोलिनर्जिक, कोलिनर्जिक से याद करिएगा एसिटाइलकोलिन, कोलिनर्जिक से क्या याद करिएगा एसिटाइलकोलिन, यानी कोलिनर्जिक ड्रग वे ड्रग होंगी जो कि एसिटाइलकोलिन की तरह क्या करती हैं, काम करती हैं, उसके इफेक्ट को बढ़ा देती हैं, उन्हें हम कोलिनर्जिक ड्रग कहते हैं। ये जो ड्रग होते हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर कौन से होते हैं, दो होते हैं, एक मस्करैनिक रिसेप्टर होता है, एक निकोटिनिक रिसेप्टर होता है। इसको स्टिमुलेट करते हैं जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जैसा एक्शन उत्पन्न करते हैं। किसकी तरह एक्शन उत्पन्न कर सकते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्लियर, सरल शब्दों में कहें तो ड्रग एसिटाइलकोलिन के इफेक्ट को मिमिक करते हैं। एसिटाइलकोलिन, मिमिक मतलब क्या होता है, मिमिक्री करना, मिमिक्री मतलब नकल करना। तो किसकी नकल कर रहे हैं, ये जो ड्रग होती है एसिटाइलकोलिन की इफेक्ट की मिमिक करते हैं, यानी उसकी नकल करते हैं और या इंक्रीज करते हैं, उन्हें कोलिनर्जिक ड्रग कहा जाता है। समझ में आ रहा है, या ऐसे ड्रग जो कि एसिटाइलकोलिन की इफेक्ट को, जो एसिटाइलकोलिन जो काम करता है उसकी काम को क्या कर रहे हैं, मिमिक कर रहे हैं, मतलब उसकी काम की नकल कर रहे हैं, उन्हें हम कोलिनर्जिक ड्रग कहते हैं। इसमें दो रिसेप्टर होते हैं, नाम जरूर याद रखिएगा, पहला होता है मस्कुलिनिक, दूसरा होता है निकोटिनिक रिसेप्टर। क्लियर, आगे बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग। देखिए क्लासिफिकेशन अलग अलग जगह अलग अलग दिया जाता है, हम बहुत इजी तरीके में देंगे आपको। आप इतना ध्यान रखिएगा, क्लासिफिकेशन जब भी आप पढ़िएगा तो आप कोशिश करिएगा उसको एक अलग से सभी का क्लासिफिकेशन लिख लीजिए, मतलब कोलिनर्जिक ड्रग लिखिए उसका क्लासिफिकेशन, एंटी कोलिनर्जिक उसका क्लासिफिकेशन, मतलब समझ रहे हैं, सिर्फ क्लासिफिकेशन लिखिएगा, क्योंकि क्लासिफिकेशन के टाइम पे बहुत कन्फ्यूजन होता है। और हम भी जब याद कर रहे थे उस टाइम पे भी बहुत कन्फ्यूजन होता है कि इसका दवा उसमें चला जाएगा, उसका दवा इसमें आ जाएगा, कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लियर, तो आप कोशिश करिएगा ज़्यादा एग्जांपल मत याद करिएगा क्लासिफिकेशन में, हाँ जो फेमस है एक दो एग्जांपल जरूर याद करिएगा हर एक क्लासिफिकेशन का। तो इसमें क्या बात करेंगे, देखिए कोलिनर्जिक ड्रग को और क्या बोल सकते हैं, पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स भी बोल सकते हैं। अभी ऊपर हम दिखा देंगे पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स क्यों बोल रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जैसी एक्शन उत्पन्न करते हैं, तो कहीं न कहीं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की नकल भी तो करते हैं, तो इसीलिए इसको पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स या कोलिनर्जिक ड्रग कहा जाता है। इसमें दो कैटेगरी होते हैं, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। क्या होता है, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में जो आपके एग्जाम्पल आएंगे वो कौन से होंगे, एसिटाइलकोलिन होगा, मेथाकोलिन होगा, कार्बेकोल होगा, क्लियर, पिलोकार्पिन होगा, ये सब है। आप इसमें दो तीन याद करिए बहुत है। क्लियर, अगला की जो अपना कैटेगरी है उसमें क्या है, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में दो होते हैं, एक रिवर्सिबल होते हैं, एक इरिवर्सिबल। क्लियर, रिवर्सिबल में जो है क्या है, फियोस्टिग्माइन, नियोस्टिग्माइन, दो याद कर लीजिए, ठीक है। इरिवर्सिबल में आप क्या याद करिए, ऑर्गेनोफॉस्फोरस याद कर लीजिए। क्लियर, ये दूसरी चीजें हैं। आगे हम बात करेंगे फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग, जो इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन है। देखिए आपको दो मेनली चीज भी ध्यान देना है, पहला क्लासिफिकेशन, दूसरा फार्माकोलॉजिकल एक्शन। जब हमने पहला चैप्टर खत्म किया था तब भी हम ये बात बोले थे कि आपको क्लासिफिकेशन फार्माकोलॉजिकल एक्शन ही बस समझना है, बाकी पूरी आपकी फार्माकोलॉजी खत्म हो जाएगी। बाकी जो भी चीज़ें आपको बहुत ध्यान नहीं देना है वो सब चीज़ें ऑलरेडी आप सब लिख सकेंगे, सिर्फ आपका क्लासिफिकेशन फार्माकोलॉजिकल एक्शन आप अच्छे से बस समझ लीजिएगा। क्लियर, देखिए फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होगा कि इसमें देखिए हमने पढ़े थे दो फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है, पहला क्या मस्कुलिनिक, दूसरा क्या था निकोटिनिक। मस्कुलिनिक रिसेप्टर का मुख्य कार्य होता है स्मूथ मसल हार्ट ग्लैंड में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, स्मूथ मसल्स में, हार्ट में, ग्लैंड में। तो काम देखिए, अगर ये जो मस्कुलिनिक रिसेप्टर हैं अगर स्मूथ मसल में काम पाए जा रहे हैं तो काम कहाँ करेंगे, स्मूथ मसल में। हार्ट में पाए जा रहे हैं तो काम कहाँ करेंगे, हार्ट में। ग्लैंड में पाए जा रहे हैं तो काम कहाँ करेंगे, ग्लैंड में। क्लियर, तो इसके जो हम पॉइंट हैं, अगर हार्ट में पाया जा रहा है तो क्या करेगा, हार्ट रेट को कम करता है। याद करिएगा, कोलिनर्जिक ड्रग वे होती हैं जो कि हार्ट को कम करती हैं। तो आप इसमें ये भी लिख सकते हैं, तो अगर हार्ट रेट को कम कर रही हैं तो कहीं ना कहीं हमारी हाइपरटेंशन की बीमारी में भी ठीक करने को काम देंगे। क्यों, क्योंकि उसमें हार्ट रेट बढ़ता है। जब हार्ट रेट बढ़ता है तो हार्ट रेट हमको कम कराना है, तो जो कोलिनर्जिक जो ड्रग की जो मेडिसिन जो होंगी, जो अभी हमने पढ़े, नियोस्टिग्माइन, फियोस्टिग्माइन या फिर एसिटाइलकोलिन, ये सब मेडिसिन कहीं ना कहीं हमको बीपी की दवा भी है। समझ में आ रहा है, जब आप कहीं अगर पढ़ेंगे एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट के बारे में तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि कोलिनर्जिक ड्रग के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि इसके जो मस्कुलिनिक एक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ट रेट को कम करते हैं। क्लियर, तो ये सब चीज़ें आप रिलेट करके पढ़ेंगे तब आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि अभी आपको फार्माकोथेरेपेटिक्स पढ़ना है जिसमें ऑलरेडी फिर अब यही सब
आप लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे दवाओं को ही, आप बीमारी पढ़ेंगे उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है। दूसरा क्या करता है और किसमें काम करेगा, आई में। आई में क्या करेगा, प्यूपिल कंस्ट्रक्शन, प्यूपिल का क्या करेगा, कंस्ट्रक्ट करेगा। मान लीजिए आपके प्यूपिल अगर डायलेट है तो उसको कंस्ट्रक्ट कराने में मदद करेगा, और इंट्राऑक्यूलर प्रेशर भी कम करेगा। जब इंट्राऑक्यूलर, जब उसका प्रेशर कम हो जाएगा तो जो आंखों की जो पतली होती है ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। क्यों, क्योंकि प्रेशर के कारण वो क्या होती है, फैलती है। समझ। दूसरा क्या होगा, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में काम करेगा। क्या काम करेगा, ब्रोको कंस्ट्रक्शन, जो ब्रोकल कंस्ट्रक्शन को कम करेगा, सॉरी ब्रोको कंस्ट्रक्शन, जो हमारी ब्रोंकियाई है उनको कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कर उनको सिकुड़ देगा, जिससे ब्रोंकियल सिक्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरा काम करेगा जीआईटी में। जीआईटी में क्या करेगा, इंटेस्टाइनल मोबिलिटी बढ़ा देगा। मतलब हमारे जो जीआईटी में जो मूवमेंट होता है, जो जिसको हम पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट बोलते हैं, उस मूवमेंट को बढ़ा देगा। जब मूवमेंट को बढ़ा देगा तो गैस्ट्रिक सिक्रेशन अधिक हो जाएगा। गैस्ट्रिक सिक्रेशन अधिक होने का मतलब है जो उसमें जो ग्लैंड है वो क्या रिलीज करेंगे, एंजाइम रिलीज करेंगे, जो कि भोजन को डाइजेस्ट करने में मदद करेंगे। ग्लैंड में क्या करेगा, सलाइवेशन बढ़ा देता है। ग्लैंड में क्या होगा, वो अधिक मात्रा में ग्लैंड सिक्रीट करेंगे। स्वेटिंग, पसीना भी, वो भी एक प्रकार का क्या हमारा ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड होता है जो स्वेटिंग, जो पसीना रिलीज करता है। ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगा मस्कुलिनिक एक्शन में। अगला बात करेंगे निकोटिनिक एक्शन। निकोटिनिक एक्शन का मुख्य काम क्या, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया और स्केलेटल मसल्स में पाए जाते हैं। देखिए जो मस्कुलिनिक हमने पढ़े थे, स्मूथ मसल्स में, हार्ट में, ग्लैंड में, ये समय पाए जा रहे थे। काम कहाँ कर रहा था, इन सब में। जो निकोटिनिक है कहाँ पाया जा रहा है, स्केलेटल मसल्स में, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया में पाया जा रहा है। तो इसका काम कहाँ होगा, इन्हीं जगहों पे होगा। तो ऑटोनॉमिक गैंग्लिया में क्या करता है, बोथ सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक को स्टिमुलेट करता है। ऑटोनॉमिक गैंग्लिया के अंदर ये जो दवा होती है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को क्या करेगी, स्टिमुलेट करेगी। दूसरा, स्केलेटल मसल में क्या करेगी, कंट्रक्शन लाएगी, यानी इंस्ट्रक्शन मसल को क्या कंट्रैक्ट करेगी, और न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन क्या होगी, बढ़ा देगी, इंक्रीज कर देगी। क्लियर। इंडिकेशन क्या है, अभी आप तक यहाँ तक अगर ये समझ में आ गया होगा, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, ये सब चीज़ें अगर आपको समझ में आ गए होंगे तो आप कहीं न कहीं इंडिकेशन बहुत अच्छे से समझ के लिख सकेंगे, बिना पढ़े लिख सकेंगे। क्लियर। देखिए क्या पहला क्या हुआ, ग्लूकोमा इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को कम करता है। ऑलरेडी हमने यहाँ पे अभी हमने देखा था, या इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को कम करता था। तो यही सब चीज़ें हमको यहाँ पे भी लिखना है। देखिए अगला, फिर पोस्ट ऑपरेटिव इंस्टेस्टाइनल मूवमेंट को बढ़ा देता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखे हैं जीआईटी में इंटेस्टाइनल मोबिलिटी को बढ़ा देता है, गैस्ट्रिक सिक्रेशन बढ़ा देता है। अगला, यूरिनरी रिटेंशन में ब्लैडर कंस्ट्रिक्ट करता है। ये स्मूथ मसल्स हैं, जो हमारे यूरिनरी ब्लैडर है जिसमें पेशाब क्या इकट्ठा होता है, वो हमारी स्मूथ मसल्स हैं। और तो उसके कंट्रैक्ट और काम क्या करता था, मस्कुलिनिक वाला स्मूथ मसल को कंट्रैक्ट कराता था। माइस्थेनिया ग्रेविस में न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन सुधारने में ठीक करेगा। माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है, न्यूरो ट्रांसमिटर जो होते हैं डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसको ठीक करने के लिए काम किया जाएगा। समझ में आ रहा है। आगे क्या बनेंगे, जीरोप्थैल्मिया। जीरोप्थैल्मिया क्या होता है, ड्राई माउथ, सलाइवरी सिक्रेशन बढ़ाने में, सलाइया के सिक्रेशन बढ़ाने में। देखिए हमने यहाँ पे बात किया, ग्लैंड में क्या है, सलाइया के सिक्रेशन बढ़ा दिया जाता है। और भी यूज किया जाएगा। अब हम यहाँ पे और लिख सकते हैं कि ब्रेडिकार्डिया को ठीक करने में, ब्रेडिकार्डिया मतलब हार्ट रेट जब कम हो गई हो तब उसको ठीक करने में। क्लियर। और क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ब्रोंको कंस्ट्रक्शन, मतलब ब्रोंकियल जब ब्रोंकी हमारी जो होती है, जो डायल्यूट हो जाती है, उसको कंस्ट्रक्ट करने में इसका यूज किया जाता है। समझ में आ रहा है। इंडिकेशन आपको समझ में आ गया। आप कैसे लिख सकेंगे, बस अगर आपको फार्माकोलॉजिकल एक्शन अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप लिख सकेंगे। आगे बात करेंगे इसके डोज की। डोज देखिए, आपको एक रैंडम सेट कर लीजिएगा माइंड में कि डोज देखो बहुत अधिक नहीं होता है, और जो भी एग्जामिनर होता है कॉपी चेक करेगा तो आपको डोज उसको भी नहीं याद होता है। बस आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में ऐसा मिलता है। जैसे इंट्राऑक्यूलर प्रेशर की 10 से 20 mg सिंगल डोज मिल सकता है। ब्रोंकोडियर 10 से 50 mg दिन में 3-4 बार ले सकते हैं। आई ड्रॉप आता है, वो 1 से पिलोकार्पिन का 1 से 4% सोल्यूशन में। आपको पता होना चाहिए इसी चीज़ का टैबलेट आता है, कैप्सूल आता है, इंजेक्शन आता है, या फिर आई ड्रॉप होता है। ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए, बाकी आप इसको लिख सकेंगे। क्लियर। डोज में आपको बहुत ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जो भी टैबलेट होती है अगर 5 mg की आ रही है तो 50 mg की भी आती होगी, 40 mg की आती भी होगी, 10 mg की आती ही होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आप ये सब लिख सकेंगे। अगला है कंट्रा इंडिकेशन। कंट्रा इंडिकेशन का मतलब होता है किन बीमारी में, किस स्थिति में उस पेशेंट को उस दवा नहीं देना है, नहीं तो क्या दिक्कत हो जाएगा। मान लीजिए अगर उसको अस्थमा है, अब देखिए अगर आपने फार्माकोलॉजिकल एक्शन समझा है तो आप कंट्रा इंडिकेशन भी बहुत ईजी तरीके से लिख सकेंगे। समझा रहे हैं कैसे। मान लीजिए पेशेंट को अस्थमा है, अस्थमा में हम जानते हैं क्या होता है, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन होता है। क्या होता है, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन होता है। और जबकि ये दवा क्या करवा रहा था, आपको ऑलरेडी पता है भाई, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन ही तो करवा रहा था। ये देखिए
ये दवा क्या करवाता है, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन करवा रहा था। देखिए ये दवा क्या कर रहा है, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ब्रोंको कंस्ट्रक्शन। और मान लीजिए किसी को अस्थमा है, उसका ऑलरेडी ब्रोंको कंस्ट्रक्शन हुआ है, तो क्या उस दवा देंगे तो उसका जो कंस्ट्रक्शन है बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा तो फिर पेशेंट के लिए दिक्कत हो जाएगा। अगला है पेप्टिक अल्सर। मान लीजिए उसके गैस्ट्रिक एसिड का सीक्रेशन, मान लीजिए उसको अल्सर है। अल्सर का मतलब क्या होता है, एसिड की मात्रा जब अधिक हो जाती है तो वहाँ पे क्या होते हैं, घाव की तरह बन जाते हैं। तो अगर अधिक एसिड सीक्रेट करवा देगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि एसिड से क्या उसको ऑलरेडी दिक्कत हो रही है। अगला ब्रेडिकार्डिया, मान लीजिए उसका हार्ट रेट कम है, तो ब्रेडिकार्डियम क्या होता है, बीपी ब्लड प्रेशर कम होता है। तो अगर उसको पहले से कम है तो आप अगर देंगे कोलिनर्जिक ड्रग देंगे तो उसका बीपी क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। तो और कम हो जाएगा तो दिक्कत नहीं होगा, और दिक्कत हो जाएगा उसको। दूसरा जिसको हाइपोटेंशन भी बोलते हैं, वही चीज़ें हैं। अगला इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, मान लीजिए उसके इंटेस्टाइन में कोई दिक्कत है, तो अगर आप उसको दे रहे हैं तो हम यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में क्या पढ़े थे, वो कंस्ट्रक्ट करवा रहा था। क्या करवा रहा था, कंस्ट्रक्ट करवा रहा था। और कंस्ट्रक्शन जब करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, और दिक्कत हो जाएगा उसको। क्लियर। आगे हम बात करेंगे इसमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज। मान लो उसको किसी कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, CAD है, तो उसमें भी दिक्कत हो जाएगा कि मान लीजिए उसका हार्ट की कोई दिक्कत है तो उसमें भी आप नहीं दे पाएंगे। समझ में आ रहा है। अगला हम बात करेंगे एंटी कोलिनर्जिक ड्रग के बारे में। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग क्या होते हैं, ऑलरेडी आप सबको पता ही होगा। जस्ट कोलिनर्जिक का उल्टा, नाम से क्लियर हो रहा है। एंटी कोलिनर्जिक, जो चीज़ें वो क्या कर रहे थे, कम कर रहे थे, एक क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। जो चीज़ें वो बढ़ा रहे थे, एक क्या करेंगे, उसको कम करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, उसके जस्ट अपोजिट काम करेगा। तो इसको और किस नाम से जानते हैं, इसको एंटी मस्कुलिनिक ड्रग के नाम से जानते हैं। देखिए जो कोलिनर्जिक था उसमें हम दो पढ़े थे, मस्कुलिनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर के बारे में। तो इसमें क्या आ रहा है, एंटी मस्कुलिनिक ड्रग के नाम से भी इसको जानते हैं, क्योंकि उसका अपोजिट काम करने वाला है इसमें, इसीलिए इसको इसी टाइम पे साथ में पढ़ा दे रहे हैं। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। हम बात करेंगे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, वे ड्रग होती हैं जो एसिटाइलकोलिन के इफेक्ट को ब्लॉक करती हैं। वो क्या कर रहा था, कोलिनर्जिक ड्रग एसिटाइलकोलिन की तरह काम कर रहा था, मतलब उसकी जो एसिटाइलकोलिन की जो काम करने की जो क्षमता है उसको बढ़ा रहा था। लेकिन एंटीकोलिनर्जिक क्या कर रहा है, उसकी क्षमता को घटा रहा है, उसको कम कर रहा है। विशेषकर मस्कुलिनिक रिसेप्टर। मस्कुलिनिक रिसेप्टर आपको पता है किसमें मिलता है, हार्ट में मिलता था, आंख में मिलता था, स्मूथ ग्लैंड में मिलता था, स्मूथ मसल्स में मिलते थे। समझ में आ रहा है कि नहीं। ये सब चीज़ों में वो क्या कर रहा है, मेनली किस पे काम करता है, मस्कुलिनिक रिसेप्टर पे। समझ में आ रहा है। और निकोटिनिक रिसेप्टर किस में मिलता है, हमने बताया था न्यूरोग्लिया में मिलता है, और किस में मिल रहा था, स्केलेटल मसल्स में मिल रहा था। हम बात करेंगे ड्रग जो ये होती है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को कम कर देती हैं। जबकि अभी हमने ऊपर क्या पढ़े थे, पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स पढ़े थे। पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स मतलब उसमें क्या था, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह काम कर रहा था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को कम कर रहा है, मतलब उसके अपोजिट काम कर रहा है। सरल शब्दों में कहें तो जो ड्रग एसिटाइलकोलिन के एक्शन को रोकती हैं उन्हें एंटीकोलिनर्जिक ड्रग कहा जा रहा है। समझ में, ऐसा कोलिनर्जिक मतलब समझिए एसिटाइलकोलिन, तो मतलब एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी को बढ़ा रहा है। तो एंटीकोलिनर्जिक मतलब एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी को घटा रहा है। समझ में आ रहा है। एंटी मस्कुलिनिक ड्रग भी कहते हैं, क्योंकि ये मुख्य रूप से किस पे काम कर रही है, मस्कुलिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, इसलिए इस दवा को एंटी मस्कुलिनिक ड्रग भी कहा जाता है। समझ में आ रहा है। क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, इसका क्लासिफिकेशन देखिए। इसमें क्या है, नेचुरल होता है, सेमी सिंथेटिक होता है, सिंथेटिक। जबकि ऊपर हमने क्या पढ़े थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में हमने पढ़े थे दो चीज़ें, एसिटाइलकोलिन था और कार्बेकोल था। और जबकि हमने इनडायरेक्ट में क्या पढ़े थे, रिवर्सिबल और इनरिवर्सिबल। रिवर्सिबल में हमने पढ़े थे नियोस्टिग्माइन, फियोस्टिग्माइन, जबकि इनरिवर्सिबल में हमने पढ़ा था फास्फो करके कुछ था। क्लियर। तो हम बात करेंगे इसमें एंटीकोलिनर्जिक। एंटीकोलिनर्जिक में जो पहला अपना नेचुरल में आता है एट्रोपिन आता है, हाई स्कोलपोलामीन आता है। जबकि सेमी सिंथेटिक में होता है होमाट्रोपिन, और सिंथेटिक में होता है डाइक्लोवेरिन या ग्लाइकोपाइरुलेट। याद कर लीजिएगा, ग्लाइकोपाइरुलेट बहुत ईजी तरीके से याद हो जाएगा। इसमें एट्रोपिन बहुत ईजी तरीके से मिलता है, क्योंकि एट्रोपिन अक्सर हम देखने को मिलता है, मार्केट में मिल जाता है। क्लियर। एट्रोपिन का इंजेक्शन हम भी बहुत यूज किए हैं, इसलिए एट्रोपिन अक्सर हमको याद रहता है। देखिए फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात करेंगे तो इसमें फार्माकोलॉजिकल एक्शन किस पे काम कर रहा था, मस्कुलिनिक। और वहाँ पे हमने क्या पढ़े थे, मस्कुलिनिक रिसेप्टर क्या क्या होते हैं, आई के होते हैं, स्मूथ मसल्स के होते हैं, ग्लैंड के होते हैं, हार्ट के होते हैं। तो इस पर जो काम होगा इसी पे होगा। देखिए एक्शन ऑफ आई पे क्या होगा, माइड्रिएटिस मतलब पीपी को डाइल्यूट कराएगा। जबकि हमने ऊपर भी क्या पढ़ा था, पीपल को कंस्ट्रिक्ट करा रहा था। और उसके बाद साइकोप्लेजिया यानी एकोमोडेशन लॉस हो जाएगा, इंट्राओकुलर प्रेशर को बढ़ा देता है। जबकि उसमें अभी हमने ऊपर क्या पढ़ी थी, इंट्राओकुलर प्रेशर को घटा देता था, और जो पीपल थी वो क्या हो जा रही थी, कंस्ट्रिक्ट हो जाती थी। क्लियर। तो ये हमारा क्या है, एंटीकोलिनर्जिक ठीक उसके अपोजिट काम कर रहा है। दूसरी चीज़ें क्या है इसमें, एक्शन ऑफ हार्ट।
हार्ट पे क्या एक्शन होगा, हमने वो अभी देखा था कोलिनर्जिक ड्रग में कि वो क्या कर रहा था, हार्ट रेट को कम कर रहा था, ब्रेडिकार्डिया और कर रहा था। तो इसमें क्या हो रहा है, हार्ट रेट को बढ़ा देगा, मतलब हार्ट रेट को बढ़ा देगा तो मतलब क्या हो जाएगा, हमारा ट्रैकीकार्डिया को देखने को मिलेगा। अगला क्या एक्शन और रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे क्या एक्शन होगा, ब्रोंको डायलेशन। अभी ऊपर हमने पढ़े थे ब्रोंको कंस्ट्रक्शन, तो क्या करेगा, ब्रोंकियल सिक्रेशन क्या करेगा, कम कर देगा। अभी ऊपर जब हमने देखे थे उसमें क्या था, ब्रोंकियल सिक्रेशन बढ़ा रहा था। एक्शन ऑन जीआईटी, जीआईटी पे क्या देखने को मिलेगा, तो जीआईटी में मोबिलिटी को कम करेगा, गैस्ट्रिक सिक्रेशन भी कम हो जाएगा, स्पैज्म रिलीफ होगा, मतलब अगर दर्द हो रहा है तो उससे कम होगा। तो अभी उसके ऊपर हमने जस्ट इसके अपोजिट देखे थे, कोलिनर्जिक ड्रग में इंटेस्टाइनल मोबिलिटी बढ़ा रहा था और जीआईटी सिक्रेशन कम कर रहा था। समझ में आ रहा है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो बताइए, बहुत फास्ट नहीं चल रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी आप बस कंपेयर कर रहे हैं उससे, इसलिए। एक्शन ऑन ग्लैंड क्या है, सलोरी सिक्रेशन कम करता है, स्वेटिंग भी कम करता है, ड्राई माउथ होता है। तो आप पता है जब स्वेटिंग, जब सिक्रेशन कम हो जाएगा तो मुंह में क्या हो जाएगा, ड्राई, मतलब सूखा हो जाएगा हमारा। क्यों, क्योंकि इसमें सलाविया का जो सिक्रेशन है वो कम हो गया है। क्लियर। जबकि कोलिनर्जिक में क्या था, बढ़ा दे रहा था। अब देखिए इंडिकेशन, इंडिकेशन बहुत फ्री इजी। अगर आपको अगर ये सब रिसेप्टर के बारे में पता है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में पता है, तो इंडिकेशन कंट्रा इंडिकेशन पे ध्यान मत दीजिए, इसको रटने की बात नहीं है, बस समझिए, समझेंगे तो बहुत इजी तरीके से लिख लेंगे। और ये जिम्मेदारी हमारी है कि हम आपको फार्माकोलॉजिकल एक्शन समझाने के बाद इसका इंडिकेशन कंट्रा इंडिकेशन रिलेट करके आपको समझाएं। समझ में आ रहे हैं। इंडिकेशन क्या है, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन यानी सलोरी सिक्रेशन को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मान लीजिए किसी को एनेस्थीसिया की मेडिसिन देनी है तो उसको क्या करेंगे, हम पहले उसके सलोरी सिक्रेशन को कम करना चाहेंगे और कम करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, एंटीकोलिनर्जिक। अभी देखिए जस्ट इसके ऊपर है, सलाविया के सिक्रेशन क्या करता है, कम करता है। ब्रेकिकार्डिया में हार्ट रेट को बढ़ाने में, मान लीजिए किसी पेशेंट को ब्रेकिकार्डिया, ब्रेकिकार्डिया मतलब उसका हार्ट रेट पहले से कम है, तो पहले से कम है, क्या हम क्या चाहते हैं, उसका हार्ट रेट बढ़ जाए। जब हार्ट रेट हम उसको बढ़ाने चाहेंगे तो देखिए यहाँ पे अभी ऊपर हमने पढ़े तो क्या करता है, हार्ट रेट को बढ़ा देता है। समझ में आ रहा है। आगे हम फिर उसके बात करेंगे ब्रोंकियल अस्थमा। ब्रोंकियल अस्थमा में हम जानते हैं क्या होता है, हमारी जो ब्रोंकी जो होती है वो क्या होती है, कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है। तो उसको डायलोट करने के लिए हम ब्रोंको डायलेशन के लिए हम एंटीकोलिनर्जिक का यूज करेंगे। जबकि कोलिनर्जिक में हम क्या पढ़ रहे थे, उसको कंस्ट्रिक्ट करवा रहा था। अगला है क्या है, इंटेस्टाइनल कोलिक यानी स्मूथ मसल में स्पाज्म, स्मूथ मसल में दर्द हो रहा है उसको रिलीफ करने के लिए। क्यों, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के कारण, वो कंट्रैक्ट होने के कारण जो दर्द होता है उसको रिलीफ देने के लिए। अगला क्या, ऑप्थेल्मिक एग्जामिनेशन। मान लीजिए हमको आंख की जांच करना है, हम चाहते हैं जो उसका आंख की जो पुतली हो क्या वो फैल जाए, डाइल्यूट हो जाए, डायलेट हो जाए, तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अगला है मोशन सिकनेस यानी वोमिटिंग कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। डोज की बात करेंगे तो वही होता है, देखिए एट्रोपिन का इंजेक्शन होता है, अक्सर दिया जाता है। हम आपको शायद आपको मैं एक स्टोरी भी बताए होंगे, एक लड़की के साथ, मेरे साथ ऐसा एक लड़की के साथ हुआ था। उसको स्नेक बाइट किया था, उसका बीपी इतना तेज गिरा और उसको लगातार हम लोग एट्रोपिन इंजेक्शन दे रहे थे, फिर भी वो बची नहीं, वो क्या होगी, डेड हो गई। उसको स्नेक बाइट किया था, शायद कोई विषैला में कामन करे थे, या कोई कोबरा कोई होगा जो उसको काटा होगा जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो उसकी हाथ में पकड़ा था, उसका पल्स अचानक से गिरा, उसको एट्रोपिन हम लोग देते रह गए लेकिन वो बची नहीं। मतलब एट्रोपिन किस लिए दे रहे थे, जो उसका हार्ट रेट जो गिर रहा है उस हार्ट रेट को हम लोग बढ़ाने के लिए दे रहे थे, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं। क्लियर। तो एट्रोपिन इसके लिए होता है, उसका हायोसिन होता है, उसके बाद डाइक्लोवेरिन होता है, इंट्राप्रोमियम ब्रोमाइड होता है। देखिए डोज क्या होता है, फ्लक्चुएट करती हैं। देखिए इसे 0.6 mg, 2.2 से 2.4 IM इंट्रामस्कुलर इंट्रावेनस दिया जाता है। डाइसाइक्लोवेरिन की बात करेंगे 10 से 20 mg दिन में 4 बार लिया जाता है। इंजेक्शन 20 mg IM दिया जाता है। इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड जो होता है 20 से 40 माइक्रोग्राम होता है, जो कि दिन में 3 से 4 बार लिया जाता है। तो डोज की बहुत नहीं है। देखिए जो इसमें एट्रोपिन होता है मोस्ट कम है, और क्या डाइसाइक्लोवेरिन डोज कॉमन एग्जाम में पूछ सकता है कि आपको एग्जाम में बताइए एट्रोपिन का जो डोज होता है क्या होता है। क्लियर। आगे बात करेंगे कंट्रा इंडिकेशन। कंट्रा इंडिकेशन मतलब किसमें नहीं दे पाएंगे, किस बीमारी में इनको दवा को नहीं देना चाहिए। मान लीजिए उसको ग्लूकोमा है, और ग्लूकोमा होता है, हमको पता है जो ग्लूकोमा क्यों होता है, क्योंकि उसका जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर होता है बढ़ा होता है, तो इसके लिए होता है। और ये ऑलरेडी बढ़ाने वाला मेडिसिन है, तो अगर हम दे देंगे तो और बढ़ा देगा, तो वो क्या इसलिए नहीं देंगे। उसका प्रोस्टेटिक हाइपोथेरेपी यानी यूरिनरी रिटेंशन बढ़ जाएगा इसके कारण। अगला क्या होगा, ट्रैकीकार्डिया। मान लीजिए किसी का हार्ट रेट पहले से बढ़ा है, तो अगर हम इस मेडिसिन को दे देंगे तो और बढ़ जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। पेरिलाइटिस इलनेस हो सकता है, माइस्थेनिया ग्रेविस हो सकता है। क्लियर। और उसके बाद हाई फीवर स्वेटिंग में क्या होंगी, कम हो जाएंगे। यानी हाई फीवर में जो स्वेटिंग को क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इसलिए हाई फीवर में इस मेडिसिन को हम नहीं दे सकते हैं। आगे जो है एड्रेनर्जिक ड्रग है, इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। अगर आप तो को नहीं समझ में आया हो, मुझे तो नहीं लगता
है कि इस वाले जो अब लेक्चर में कोई आपको दिक्कत हो। अगर आपको फिर भी अगर कोई दिक्कत होता है तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको समझ में आया हो फिर भी आप हमको कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लेक्चर देख रहे हैं तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, और अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिए। अपने दोस्तों के साथ बताइए कि एकमात्र ऐसा चैनल जो हिंदी इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, और इंग्लिश हिंदी में आप एग्जाम में मिक्स करके लिख सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें, आप मिक्स करके भी लिख सकते हैं, जैसा आपको सूटेबल हो। क्लियर? तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय।